चलिए स्टार्ट करते हैं और भयंकर और तूफानी पारी खेलेंगे यहाँ पर आज इस मॉडल पेपर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज्य किया। चलिए जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज्य किया। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब देने शुरू कर दिया है और जवाब आ रहा है यहाँ पर डी नंबर। भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से, जितने लोग जुड़ गए हैं ना वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए तो आनंद थोड़ा और ही बढ़ जाता है। चलिए सभी का जवाब आ गया डी नंबर, तो हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। याद रखिए तुगलक वंश सबसे ज्यादा राज करने वाला यहाँ पर वंश है जो कि आपके दिल्ली सल्तनत का था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। कब से कब, तो आपके 1320 से लेके 1414 तक इसने शासनकाल किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन थी। चलिए बताइएगा कि भारत में सबसे पहले कौन सी प्रतिमा की पूजा की गई, यहाँ पर 2 नंबर में। और काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका सी नंबर भगवान बुद्ध बिल्कुल सही है। याद रखिए भगवान बुद्ध की यहाँ पर मानव प्रतिमा सबसे पहले पूजी गई थी। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम आपका कौन था, 3 नंबर में। चलिए 3 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, देखो बिल्कुल सही है। याद रखिए दारा शिको। ठीक है, दारा शिको याद रखिएगा प्रथम मुस्लिम दारा शिको था जो कि देख सकते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन आपको किया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। तो ये बताइएगा दास प्रथा IMP क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा कि दास प्रथा को समाप्त करने वाला यहाँ पर कौन सा गवर्नर जनरल था। चलिए काफी लोग जवाब देने शुरू कर दिए हैं। 4 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर विलियम बेंटिंग, या ऑप्शन आपका बी। चलिए लॉर्ड एलन है। याद रखिए यहाँ पर दास प्रथा दिया गया है, क्या दास प्रथा दिया गया है। याद रखिएगा कि आपके लॉर्ड एलन ने इसका उन्मूलन कर दिया था, अर्थात इस प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कितने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। यहाँ पर किसने आपका होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए 5 नंबर में तो देखो राष्ट्रकूट की बात किया है जो कि 736 में, कब 736 ईस्वी में यहाँ पर कह सकते हैं दंती दुर्ग ने, किसने, दंती दुर्ग ने किया था। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, अगर आपके कह सकते हैं यहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है ना, तो दंती दुर्ग आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। बताइएगा कि ये जो पहला सत्याग्रह आपका था ये कहां और किसके लिए किया था। चलिए तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अफ्रीका की बात तो किया नहीं गया ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी नंबर दिया है कि मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में जो अहमदाबाद का खेड़ा आंदोलन था वहां पर किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा किया, ये कब किया था। तो डेट याद रखिएगा क्योंकि हमने बताया था कि 1943 तो सभी को याद रहेगा, लेकिन अब बात आती है डेट की। तो डेट आपको याद रखिएगा 21 अक्टूबर, क्या 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा किया था, जो कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पर जो किया था तो आपकी सिंगापुर में, कहां पर, तो आपके सिंगापुर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। चलिए बताइएगा, एक वर्ष में स्वराज मतलब 1 साल में यहाँ पर स्वराज प्राप्त करना चाहते थे और ये गांधी जी ने नारा जो दिया कहां पर दिया था। चलिए 8 नंबर में 8 का जवाब आ रहा है असहयोग आंदोलन। चलिए असहयोग आंदोलन कहां पर है, ऑप्शन बी। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था 1 वर्ष में स्वराज्य चाहिए, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 9 का ऑप्शन देना है
और गांधी जी से समझिएगा कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं, ये पक्का है, ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड मिलेंगे। हमने एक वीडियो भी बना दिया है गांधी जी का स्पेशल, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को, मतलब गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो हुई ये कब हुई थी। चलिए यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसके कौन थे, कैप्टन मोहन थे, है ना, जो कि 1942 में, कब 1942 में कैप्टन मोहन ने इसका प्रारंभ किया था, किंतु गठन के औपचारिक रूप से घोषणा हुई थी वह की सितंबर 1942 में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है। यहाँ पर 11 नंबर में आपसे पूछा गया है। तो चलिए फिर से यहाँ पर प्रयास करते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक घड़ी में समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है। यहाँ पर देखिए आपका इसका मतलब क्या कह रहा है, जैसे कि आपका भारत है और भारत में एक टाइम जोन है जो कि 82.5 है, 82.5 इसे ही आपको देखा जाता है। और यहाँ पर जो कह सकते हैं कौन सा है, डी वाला, जो आदिस अबाबा जो कि आपकी इथोपिया है। कुल मिला के यहाँ पर क्या है, जब ज्यादा यहाँ पर टाइम जोन हो जाते हैं, जब ज्यादा टाइम जोन हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, इनमें अंतर आ जाता है। तो इस कारण से ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, आदिस अबाबा, जो कि आपके कहां पर है, इथोपिया है, ठीक है, इथोपिया। तो इस प्रकार से डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी स्थित है, ये कहां पर स्थित है। चलिए नंदा देवी काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका उत्तराखंड में। चलिए 12 का ऑप्शन बिल्कुल सही है, नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है। कहां पर है, तो आपका उत्तराखंड, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं अगले पॉइंट की ओर पॉइंट दिया गया है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है। चलिए बताइएगा, चांदी, ये चांदी उपलब्ध नहीं होती है, कहां पर नहीं होती है। देखो उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में मिलता भी है, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, लेकिन आपके गुजरात में, कहां पर, तो आपके गुजरात क्षेत्र में यहाँ पर चांदी के भंडार आपके नहीं है। ज्यादा से ज्यादा भंडार आपको कहां मिलेंगे चांदी के, तो आपके राजस्थान में। याद रखिएगा राजस्थान में चांदी के बहुतायत भंडार आपके मिलते हैं, राजस्थान, झारखंड, ठीक है ना, यहाँ पर आपके काफी हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। हमने आपको बताया था सूर्योदय का देश। अब ये बताइएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर में, लगभग हमसे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब सही देने वाले हो। चलिए सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जापान। अब ये जापान जो है ये सबसे पूर्वी छोर में है, इसीलिए यहाँ पर सूर्योदय भी सबसे पहले आपको यहाँ पर होता है, ठीक है, इसीलिए इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं इसे निप्पन कहते हैं, क्या बोलते हैं, निप्पन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। बताइएगा, देखो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, अब उत्तर प्रदेश के बाद में किसमें होगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 2011 की जनगणना है ना, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र इसके स्थान पर आएगा, अर्थात दूसरा स्थान किसका है, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की जो आपकी संकल्पना प्रस्तुत की गई, ये कब की गई थी। यहाँ पर जवाब 16 नंबर में, और बहुत ही लोगों ने जवाब दे भी दिया है बहुत ही स्पीड के साथ। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू जो प्रभावित हुए थे, कहाँ की अर्थव्यवस्था थे, तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था से। कहां से, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुए, और यहाँ पर कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना आधारित कर दिया था आपके सोवियत अर्थव्यवस्था के आधार पर, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया
दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है। अर्थात जो आपका आरबीआई है तो आरबीआई का क्या उद्देश्य नहीं है। तो पहला पॉइंट है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सही बात है। अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना, ये भी सही है। स्फीति दबाव का नियंत्रण करना, ये भी सही दिया है। लेकिन जो दिया है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, तो भाई सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना ये आरबीआई की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किनसे है। चलिए, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध आप सभी लोग जानते होंगे। इंद्रधनुषी क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या इनमें से सभी, क्या जवाब बनेगा। चलिए, ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि, क्या जनसंख्या वृद्धि ये आर्थिक नियोजन का है क्या। ये तो नहीं है आपका, मतलब पहला ही पॉइंट जो दिया है जनसंख्या वृद्धि, ये कोई नियोजन नहीं है, याद रखिएगा। वहीं पर औद्योगिक वृद्धि करिए, आर्थिक वृद्धि करिए, रोजगार के सृजन करिए, नए नए अवसर बनाइए, ये तो ठीक है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि करने से कोई फायदा मिलेगा क्या। यहाँ पर कोई यूरोप तो है नहीं है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। चलिए, यहाँ पर 20 नंबर में, चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि काफी लोगों ने जवाब दे दिया है। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1985 में, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब भारत में फसल बीमा के लिए प्रथम प्रयास जो किया गया था वो 1 अप्रैल 1985 में, और कौन से, तो आपके खरीफ फसल में, क्या, तो आपके खरीफ फसल के दौरान ये किया गया था शुभारंभ, ठीक है। खरीफ फसल कब होती है, तो आपके जून जुलाई में जो मानसूनी होती है, अर्थात मानसून के दौरान बोई जाती है, वो आपकी खरीफ फसल होती है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं। मतलब जो आपकी शक्तियां हैं वो आपके किसमें हैं, 21 का जवाब देना है। चलिए 21 की अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, काफी लोग जवाब दे दिए हैं। यहाँ पर डी नंबर देखिएगा, यहाँ पर दिया है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं, तो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, संसद के पास है। क्या, संसद के पास। एक आर्टिकल हमने आपको बताया होगा, यहाँ पर 248, क्या, आर्टिकल 248 के अनुसार जो विशिष्ट शक्तियां हैं या अवशिष्ट शक्तियां हैं ये संसदीय सरकार के पास आपकी दी गई हैं, उन्हीं को सौंपा गया है। मतलब जबकि यहाँ पर देखा जाए संघीय व्यवस्था में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों के पास दी गई हैं। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज संस्था नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्ले लिस्ट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ठीक है ना, और बहुत ही प्रकार के मॉडल पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। तो इनको आप प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। यही इसलिए आपकी प्ले लिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो सब कुछ क्रम से बिल्कुल देख लीजिएगा। साथ में स्पेशल क्लास हमने चलाया है जो कि आपकी स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, जो कि 10 नंबर है, तो उसकी भी प्ले लिस्ट बनी है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। सबसे बेहतरीन क्लासें आपकी हैं, ठीक है। चलिए 22 नंबर, यहाँ पर जवाब आ गया सी नंबर। याद रखिएगा कि नागालैंड में पंचायती राज संस्था आपकी नहीं है, ठीक है ना, क्लियर इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। 23 नंबर में यहाँ पर जवाब देना है। तो देखिएगा कि ये जो आपका है कौन, तो आपका संसद है। कुल मिला के यहाँ पर कह सकते हैं कि भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है इनमें प्रतिबंध करने का अधिकार ये किसके पास आपको दिया गया है, ये शक्ति जो आपकी है किसके पास आपकी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध पर आरोपित करने की शक्ति ये संसद के पास दी गई है। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है। तो चलिए 24 नंबर में यहाँ पर देखते हैं कौन सा आपका सही नहीं है। पहला पॉइंट आपको दिया गया है यहाँ पर अंतरराज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के
अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है ना। जो भी आपके झगड़े होते हैं पानी से रिलेटेड, ये आपका 262 है। अंतर्राज्यीय जल विवाद जो आपका अधिनियम है, ये आपको 1956 है, ये भी सही दिया गया है। सी दिया गया है नदी बोर्ड एक्ट। नदी बोर्ड एक्ट ये जो आपका आया था, ये कह सकते हैं 1970 में नहीं, ये आया था 1956 में। कब? 1956 में। तो यहाँ पर जो आपका सी नंबर है ये गलत है। नदी बोर्ड एक्ट कब? तो आपके 1956 में लागू हुआ था, तो ये सी नंबर आपका गलत है। वहीं पर राष्ट्रीय जल नीति कब? तो आपकी 1987 में। तो सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, ये 56 में आपका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि एक श्रेष्ठ नागरिक वह होता है जो, चलिए बताइए, एक श्रेष्ठ नागरिक कौन होता है? जो कि याद रखिएगा सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से क्या होता है? जागरूक होता है। याद रखिएगा जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक होता है वही एक श्रेष्ठ नागरिक कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ये बताइए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो संपादित होती है, ये किसके रूपांतरण के द्वारा होता है? 26 नंबर में यहां पर देख सकते हैं प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा या प्रकाश से ताप ऊर्जा। तो पहला ही ऑप्शन बन जाएगा कि प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण आपका यहाँ पर होता है। यहाँ पर पत्तियों में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है पत्तियों में? मैग्नीशियम, जिसकी वजह से क्लोरोफिल कार्य करता है और पत्तियां आपकी हरी भरी रहती हैं क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? ये आपको प्रैक्टिकल कराया गया होगा हाई स्कूल और इंटर में, है ना। कि छोटी सी आपकी जो सुई होती है वो अगर आप डाल देंगे तो तैरती रहती है, लेकिन वहीं पर कोई टुकड़ा डाल दिया जाएगा, है ना, तो वो डूब जाता है। कारण यहाँ पर देखो दिया गया है 27 नंबर में, कह रहा है पृष्ठ तनाव के कारण। किस? पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर लोहे की जो आपकी सुई होती है वो आपकी तैरती रहती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? साइंस की क्लास हमने आपको दिया है, तो साइंस की भी प्लेलिस्ट बनी है जहां पर 30 से ज्यादा आपके यहाँ पर पार्ट हमने बना दिया है। पहले से इतनी भयंकर हमने तैयारी करवा दिया था कि एग्जाम जब आएगा तो आप लोग आसानी से आप क्रम से सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए पायरोमीटर किसके मापन में होता है? जल्दी जल्दी जवाब देते रहिएगा। चलिए जवाब आ गया 28 नंबर में से। याद रखिएगा उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पायरोहेलियोमीटर आपके सूर्य के तापमान में, अर्थात को जो है बहुत टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, तो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपको माप करना है तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिस तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? चलिए बताइए, कोई ऐसा परमाणु है जिसके 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर बी नंबर, यहाँ पर 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4। याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, एक सूत्र होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इस कारण से ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर ज्यादा काउंट मत करिएगा क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग चलना है, और सूत्र जो आपका होता है वो क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मानव शरीर पर तापक्रम, मानव शरीर पर जो तापक्रम होता है ये बताइए जाड़ों में बढ़ जाता है या गर्मियों में बढ़ जाता है? मतलब जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मियों में, या जाड़ों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर जाड़ों में घट जाता है। अच्छा, घट जाता है तभी आपको ठंडी लगती है क्या? नहीं, याद रखिएगा कि याद रखिए आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हमेशा एक जैसा ही होता है। क्या? एक जैसा ही होता है, अर्थात ना घटता है ना बढ़ता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बनेगा। क्लियर है ना। मापा कैसे जाता है? एक फ़ारेनहाइट जो आप लोग जानते हैं फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट ये आपका टेम्परेचर होता है, जो कि हमेशा आपकी बॉडी में होता ही होता है। ठीक है ना, और अगर इससे कम ज्यादा होता है तो भी बुखार आ जाता है। आपने देखा होगा अगर
एक भी पॉइंट बढ़ गया तो आपको बुखार आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए तापक्रम क्या होता है, हमेशा नियंत्रित होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर घृणा शब्द का विलोम क्या होता है। घृणा शब्द का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। कोई आपसे घृणा कर रहा है तो आपको उसके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। घृणा का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर 37 नंबर में कह रहे हैं भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए गए हैं तो ऐसा तो नहीं है, बहुत कर दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट तो सरासर गलत दिया गया है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, तो देखो यहाँ पर भी नहीं कह सकते हैं। और आपका देखो दिया गया है भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया है। देखिए ऑप्शन डी वाले पर देखिए, फोकस करिए डी वाले में, अर्थात भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से हम लोग किया है, क्योंकि एक ही किया था, इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से हवा का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। चलिए जान लगा दीजिए बिल्कुल तरीके से, है ना। अभी भी अगर कोई सोया है तो उसे जगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा हवा का पर्यायवाची नहीं है, हवा का पर्यायवाची। तो देखिए हवा के पर्यायवाची में पवन होता है, समीर होता है, वायु होता है, लेकिन विहग नहीं होता है, क्योंकि विहग होता है किसका, ये आपके पक्षी का होता है, याद रखिए पक्षी का होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है समरूपी शब्द युग्म निशाचर और निशाकर कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं। हम यहाँ पर निशाचर निशाकर कहते हैं, तो कोई हमारे बगल में रूम होगा तो उसको सुनाई पड़ेगा कि सर ने दोनों ही शब्द बराबर कहे हैं, है ना। मतलब सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए निशाचर किसे कहते हैं, तो निशाचर कहा जाता है जो राक्षस होते हैं, है ना। और निशाकर बोला जाता है चंद्रमा को बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट बनेगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शत्रु होता है। चलिए बताइएगा कि किस मुहावरे का अर्थ शत्रु होता है 40 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए 40 नंबर में कह रहे हैं आंख का तारा, तो ये कहां से हो जाएगा, आंख का काजल, आंख का कांटा और आंख का मूंदना। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, आंख का कांटा, ये यहाँ पर शत्रु होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा एग्जाम में या कभी भी टेस्ट पेपर में ऑप्शन के अनुसार जवाब दिए जाते हैं, है ना। और ऑप्शन के अनुसार अगर आप जवाब देंगे तो आपका क्लियर रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है मलेशिया की मुद्रा आपसे पूछा गया है, मलेशिया की मुद्रा क्या है। चलिए याद रखिए जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं इसका भी वीडियो हमने बना दिया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं। चलिए 51 नंबर में जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, मलेशिया का जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर। यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ की मुद्रा का नाम है रिंगगिट। क्या नाम है, रिंगगिट नाम है, रिंगगिट है। और अगर आपसे राजधानी पूछे कि मलेशिया की राजधानी क्या है, तो कुआलालंपुर है। क्या है, कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है ये कहां पर है, 52 का जवाब देना है। चलिए यहां पर दे सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, है ना, जो कि जयपुर में है। कहां पर है, तो आपके जयपुर में है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका बी नंबर राइट बन जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। चलिए देखो हमने आपको बताया है कि आप अगर बेसिक पहले से पढ़े हैं तो यहाँ पर डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आपको सब कुछ आता है, बस आपको यहाँ पर क्या है, रिवीजन करना है। आप इतने बड़े शेर हैं कि आपको बस रिवीजन की जरूरत है, आपको यहाँ पर बेसिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक पढ़ाया जाता है एग्जाम के पहले, एग्जाम के समय सिर्फ आपको रिवीजन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लॉक करना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 53 नंबर में। 53 नंबर में कह रहा है सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा, 12, ठीक है। जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आज क्षेत्रों के जो आपके व्यवहारिक अनुभव होते हैं, प्राप्त किए होते हैं, उनको करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा कभी पूछ ले कि कौन सा आर्टिकल है, तो आपका आर्टिकल नंबर 80 के तहत आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिए जैसे भी दिसंबर का महीना लग जाता है, अर्थात 1 दिसंबर को, क्या 1 दिसंबर कहां पर है भाई, 1 दिसंबर है, ऑप्शन डी नंबर। तो 1 दिसंबर को मनाते हैं क्या, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, जो कि आपके इसको जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर 55 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 55 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 55 नंबर में? चलिए जवाब आ रहा है डी नंबर। याद रखिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा मतलब क्या होता है? भारत की खोज। क्या? भारत की खोज होता है, याद रखिएगा। ठीक है। और इनकी एक दूसरी पुस्तक थी, कौन? एक दूसरी पुस्तक का नाम था कि लिम्प्स गेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इन्हीं की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो देखिएगा यहाँ पर जो खेल प्रशिक्षक होते हैं अर्थात जो कोच होते हैं, है ना, जिनकी पहले राशि थी 5 लाख, लेकिन अब कितनी कर दी गई है? तो आपकी 15 लाख रुपए आपके कर दी गई है। अब इनकी जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1985 में। 1985 कहां पर है? ऑप्शन बी नंबर आपको दिया गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि आपके 1985 में यहाँ पर दिया जाता है अर्थात समर्पित है इनके लिए, है ना। ये पॉइंट और भी आपसे बन जाएगा। अगर यहाँ पर जो खेल प्रशिक्षक हैं, अगर हम आपसे बोले जो आपके प्लेयर होते हैं, प्लेयर अर्थात जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1961 से अर्जुन पुरस्कार की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो दोनों पॉइंट एक साथ में हो गए। अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा। चलिए बताइएगा कि क्रिकेट खेलने वाले किन देशों के बीच एसेज के लिए भिड़ंत होती है? अर्थात एक सीरीज होती है एसेज सीरीज, ठीक है ना, जो क्रिकेट में होती है और 2 देशों के बीच आपके यहाँ पर ये होती है सीरीज। बताइए किसके बीच होती है? अगर आपने स्टैटिक जीके पढ़ा होगा तो 100% जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा सी नंबर ऑस्ट्रेलिया और आपके इंग्लैंड, किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आपके होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना। यह आपके 1982 से प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर खेली जाती है। ठीक है ना, 1982 से। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रुनेई किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? अर्थात यहाँ पर ब्रुनेई जो आपका है ये किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? आपको पता है कि यह पूरे देश में कहीं ना कहीं प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन चलते रहते हैं, जिसमें से ये आपका किसका है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा आसियान का सदस्य है। किसका है? आसियान। कुल मिला के यहाँ पर इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसकी स्थापना 1967 में, कब? 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है शालीमार बाग कहां पर स्थित है? आप सभी को याद होगा शालीमार बाग जो आपका है ये कहां पर स्थित है? 59 को ऑप्शन देना है। सबका जवाब आना चाहिए। बिल्कुल सही है। ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। यहां पर आ रहा है श्रीनगर में। बिल्कुल सही है। याद रखिए श्रीनगर में है, श्रीनगर में शालीमार बाग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है? चलिए वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देख सकते हैं हमने बताया था कभी कभी क्या होता है ऑप्शन के अनुसार ये आपको जवाब देने पड़ते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि किसी से कम प्रदूषण किसी से ज्यादा होता है। बस अब ऑप्शन क्या बोल रहा है तो ऑप्शन के अनुसार सही कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 60 नंबर में दिया है धुआं और कुहासा, इसी से भी होता है। हवा वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है इससे भी होता है। जलती लकड़ी या चारकोल से निकलने वाला जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इससे भी होता है। कुल मिलाकर सभी के माध्यम से यहाँ पर वायु प्रदूषण आपका होता है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? चलिए बताइएगा केंद्रीय रक्षा मंत्री वर्तमान में इनमें से कौन है? चलिए 91 का जवाब सभी को देना है। और इतना तो आपको पता ही होगा कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। याद रखिए राजनाथ सिंह है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राजनाथ सिंह हो जाएगा। आपको याद होगा ये जो आपके वर्तमान में कह सकते हैं कि एक प्रकार के कह सकते हैं सांसद भी हैं, है ना, क्योंकि सांसद को ही मंत्रियों का पद दिया जाता है। ये सांसद कहां से हैं? ये क्वेश्चन अभी पिछली बार भी पूछा गया था वीडियो एग्जाम में, और इस बार भी प्रयास है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो आपके राजनाथ सिंह हैं ये कहां से संसद चुने गए थे। चलिए बताइएगा कि ये जो संसद चुने गए हैं ये कहां से चुने गए हैं, किसी को जवाब देना है। चलिए राजस्थान नहीं है भाई, लखनऊ, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि जो वर्तमान में राजनाथ सिंह है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के संसद आपके हैं। ठीक है। और याद रखिए इसके पहले भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के 4थे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है?
कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं एक विभाग कौन है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथा चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। कितने? 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है, ठीक है ना। इसमें से महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं, महाराष्ट्र जो मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है, राजस्थान का कुंभलगढ़ किला है, जैसलमेर किला है, ठीक है, रामदेवरा है, तेलंगाना का गोलकुंडा किला है, उड़ीसा का कोणार्क है, ये काफी आपके शामिल हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर अगला क्वेश्चन कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है। याद रखिए गांधी शांति पुरस्कार जो अधिकतर आप देखते हैं कि आपके विदेशी अर्थात पड़ोसी देशों को यहां पर दिया जा रहा है। यहां पर देख सकते हैं आईएमपी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान है जो कि आपके बांग्लादेश के हैं। याद रखिएगा ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, इन्हें प्रदान किया गया है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछे इसकी शुरुआत कब की गई थी तो आपके 1995 से, कब? 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं यहां पर जयंती के अवसर में यह सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहां पर निम्न में से किस देश की T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है। तो चलिए बताइएगा कि ऐसी कौन सी टीम है जो कि T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है। यहां पर जवाब देना है और जवाब आ रहा है यहां पर सी नंबर पाकिस्तान। क्या बात है, मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। यहां पर याद रखिए पाकिस्तान है जो कि 100 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली बन गई है, वो भी क्या? T20। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हाल ही में कह सकते हैं हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। चलिए बताइएगा, बहुत ही बार हमने आपको पढ़ाया है और कहा भी है कि इसको नोट कर लीजिएगा। ये WWE है जिसमें आप देखते हैं रिंग में फाइट होती है ना, उसी में रेसलर आप लोग जानते हैं हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है 2021 में। कौन है? तो आपके भारत के हैं, ये ग्रेट खली हैं। कौन? तो ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर 95 का ए, द ग्रेट खली को यहाँ पर शामिल किया गया है। याद रखिएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। अभी हमने कल ही इसको क्वेश्चन को बताया था जो कि आपकी कौन हो जाएगा? गुजरात सरकार है। याद रखिएगा कि गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है? कमल फ्रूट किया है। क्यों? इसका कोई रीजन भी है। हमने बताया था कि जो ड्रैगन फ्रूट है ये देखने में कैसा लगता है? कमल के समान देखने में लगता है ना। देखने में कैसा लगता है? कमल के समान देखने में लगता है। इस कारण से ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर गुजरात सरकार ने कमल फ्रूट यहाँ पर रखने की घोषणा की है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। तो ये फतह-1 जो आपका दिया है, ये परीक्षण जो शुरू किया है, ये किसने शुरू किया है? तो चलिए यहां पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखो फतह-1 दिया है, आप समझ गए हैं। लगभग सभी का जवाब आ गया पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। याद रखिए पाकिस्तान ने यह सफल परीक्षण आपका किया है। याद रखिएगा इसके पहले बाबर है ना, इसके पहले बाबर और आपके गजनवी जैसी कई प्रकार की मिसाइलें इन्होंने ही परीक्षण किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त हुआ है। तो देख सकते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान किसे मिला है? 98 नंबर में। याद रखिएगा कि यहाँ पर ऐसे संभावित आपके देश होते हैं जिनकी ताकत के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इनमें से भारत को जो स्थान मिला है वो चौथा मिला है। याद रखिए चौथा स्थान जो मिला है वो आपके भारत को मिला है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष निम्न से कौन बन गए हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा शतरंज में, क्योंकि अभी हाल ही में यहां पर कह सकते हैं स्वर्ण पदक भी जीता गया था, है ना। तो यहां पर देखो 99 का ऑप्शन भी हो जाएगा। डॉक्टर संजय कपूर है। कौन है? डॉक्टर संजय कपूर है। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा कि जो फेसबुक के
यहाँ पर आपके सीईओ हैं वो आपके कौन है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए आपका जवाब इनमें से बिल्कुल से राइट हो जाएगा। यहाँ पर 100 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर। यहाँ पर आपका मार्क जुकरबर्ग, क्या मार्क जुकरबर्ग हैं जो आपके क्या हैं, सीईओ हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। तो चलिए यहाँ पर अब आपका आ गया है गद्यांश आ गया है ना, और काफी लोग जुड़ चुके हैं। एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि किस तरह से भारत का औसत समुद्र तट मापा जाता है। हमने बताया था केरल में, ठीक है, केरल में आपका कुट्टायन एक जगह है ना, जो कि वहां का जिला है, वहां से मापा जाता है आपका भारत का औसत समुद्र तल, ठीक है ना, चेन्नई के पास। अच्छा, चेन्नई के पास है। और न्यूनतम जो आपका कह सकते हैं ऊंचाई है वो आपके केरल में है, ठीक है। इसके पहले वाले में हमने अच्छे से बता दिया है। चलिए बताइएगा यहाँ पर जवाब जो बनेगा कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं गद्यांश। देखो गद्यांश जो आपका है बड़ा अच्छा है। यहाँ पर देखो नोट करिएगा, यहाँ पर दिया है कि सुबह दैनिक अखबार खोलिए, मोटे मोटे अक्षरों में पूरे पेज पर राजनीतिक दलों के नेताओं के झूठ, स्वार्थ और चालबाजी भरे कह सकते हैं व्यक्तियों की खबर महत्व देकर छपी है। खून, डाका, बलात्कार, जासूसी, हादसे समाचार से अखबार भरे होते हैं, लेकिन क्या सचमुच में आदमी का अस्तित्व राजनीतिक और अपराध जगत तक ही रह गया है? क्या आदमियत केवल ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के झगड़े और सुलभ के सहारे ही पनप रही है? आदमियत तो एक ऐसी अवधारणा है जो सभी को भाईचारे और आपसी तालमेल का संदेश देती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, दैनिक अखबार क्यों जरूरी होता है। दैनिक अखबार क्यों जरूरी होता है 66 नंबर में। तो देखो दैनिक अखबार इसलिए जरूरी होता है, यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग 66 में जवाब दे रहे हैं बी नंबर, मतलब होता है खबरों को जानने के लिए, है ना। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आदमी के अस्तित्व कहां तक रह गया है। आदमी का जो अस्तित्व रह गया है ये कहां रह गया है, राजनीतिक अपराध तक रह गया है। कितना, राजनीतिक और अपराध तक ही रह गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, आदमियत कैसी अवधारणा है। आदमियत जो आपकी अवधारणा है वो कैसी अवधारणा है, याद रखिएगा कि सभी को भाईचारे और आपसी तालमेल का संदेश देती है। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया, ब्रिटेन और अमेरिका की खबरें किस कोटि में आती हैं। यहाँ की जो आपकी खबरें होती हैं ये कैसी होती हैं। तो भाई आप लोग अंतरराष्ट्रीय पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय खबरें होती हैं, जो देश विदेशों की होती हैं वो अंतरराष्ट्रीय होती हैं। और अगला आपसे दिया गया है कि दैनिक अखबार में किस तरह की खबरें ज्यादा होती हैं। तो किस प्रकार की